पहला प्रश्न है, बच्चों में पिट्यूटरी ग्रंथि से अत्यधिक स्राव का परिणाम क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बढ़ी हुई ऊंचाई। बच्चों में पिट्यूटरी ग्रंथि से अत्यधिक स्राव होने पर क्या होता है? ऊंचाई अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने अधिवेशन में पहली बार विभाजित हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार विभाजित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है। यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1939 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1939 ईस्वी में। सभी क्वेश्चन वीवीआई और सिलेक्टेड है, तो आप इसे पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजाराम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? तो जालियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटेन था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। कितना? 3 टियर, जो अभी हमारे गांव में चल रहा है 3 टियर वाला, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान ने किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की है? तो संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां को क्या किया गया है? निहित किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन वीवीआई, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। किस में है? भाग 4 के क में। बार बार यह प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ये प्रश्न आप सभी को पता होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोंगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोंगरी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में डोंगरी मुख्य रूप से बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत है। किस मंडल में? समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, जो हमें हमारी पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कोर को किस रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के कोर को बैरियस्फीयर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्या? बैरियस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सभी नदी डेल्टा बनाती है, लेकिन आपको बता दें कि ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ध्यान रखिएगा। भारत का झीलों का जिला किसे कहा जाता है? तो झीलों का जिला उसी को कहा जाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा झील होगा, तो ये कहा जाता है नैनीताल को। किसे कहा जाता है? नैनीताल, जो उत्तराखंड राज्य में है, उसे झीलों का जिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीले तारे सीरियस को डैश भी कहा जाता है। तो सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। आप सभी को पता होगा सीरियस को क्या कहा जाता है? डॉग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माजुली
असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो आपको बता दें कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे बड़ा आवरण क्षेत्र है? तो भारत में जो सबसे बड़ा वन का आवरण क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कि हरित क्रांति का जनक N.E. बोरलॉग को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि द्वाब शब्द का अर्थ क्या है? तो द्वाब शब्द का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दो नदियों की बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? द्वाब कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। NH क्या 44 है। NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का आपका यहाँ पे रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? तो दूध की पीएच की प्रकृति थोड़ी सी अम्लीय होती है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी अम्लीय होती है क्योंकि यहाँ पे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में होता है। तो थोड़ी सी ये क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ का गलनांक कितना केल्विन होता है? तो बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जल का पीएच मान होता है। तो जल का पीएच मान बिल्कुल 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए कौन सी गैस ऑक्सीजन के साथ मिश्रित की जाती है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को क्या की जाती है? मिश्रित की जाती है। किस गैस को? हीलियम गैस को मिश्रित की जाती है। अगला है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल को डिटोरियम ऑक्साइड कहा जाता है, यानी भारी जल का रासायनिक सूत्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, D2O। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो परमाणु की नाभिक की खोज यहाँ पे रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पृथ्वी की आयु मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु मापने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम विधि का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में जो मदद करने वाला विटामिन है वो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विटामिन डी। कैल्शियम के अवशोषण में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दालें निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि कवक के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है? कवक के अध्ययन को किस नाम से? माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, माइकोलॉजी के अध्ययन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत, इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। ध्यान रखिएगा, त्वचा के सबसे बाहरी परत को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित यहाँ पे पोलियो है, बाकी सारे रोग जीवाणु जनित है। किससे? जीवाणु जनित है। ध्यान में रखिएगा। रक्त समूह की खोज की थी, तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो ये किया था लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किसने? लैंड स्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो कितना होता है आप सभी को पता है, 120/80 मिमी Hg होता है। नेक्स्ट रेड डाटा बुक खाता प्रदान करता है। तो रेड डाटा बुक में
आपको बता दें कि लुप्त प्राय पौधे और जानवर दर्ज होते हैं। क्या? लुप्त प्राय पौधे और जानवर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गठिया शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? तो गठिया जो होता है वो आपको बताते हैं कि यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी जमाव के कारण? यूरिक एसिड के कारण गठिया। और नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कैंसर का पता लगाने में प्रयुक्त होने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। तो कैंसर का पता लगाने के लिए उपयोग होता है किसका? कोबाल्ट 60 का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, वाहन में मीटर जो वाहन तय की गई दूरी की गणना करता है वो कहलाता है। तो जो मीटर, जो वाहन में जो मीटर जो तय की गई दूरी की गणना करता है, जो मीटर लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं क्या? ऑडोमीटर। क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है ऑडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है, वाहनों के पार्श्व दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो वाहनों का जो पार्श्व दर्पण होता है आपको बता दें कि अवतल दर्पण होता है। किस प्रकार का दर्पण होता है? अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्लास में हम देंगे इसका जवाब कि यदि किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? ऑप्शन है 60 न्यूटन, 600 न्यूटन, 100 न्यूटन और 10 न्यूटन। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और हमारी मेहनत अच्छा लगा हो आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? ऑप्शन है ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जी.के. गोखले, सी एम.जी. रानाडे, डी आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे। इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। वीवीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 29 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 7। आपको बता दें कि जब संविधान बना था तो संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन है वो देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। और बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो वो है 44वां संवैधानिक संशोधन। ध्यान में रखिएगा, 1979 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना से कितना के बीच फैला है? ऑप्शन नंबर आपको बता दे कि ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आप तो ध्यान में रखिएगा, 8 डिग्री
4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार फैला हुआ है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए निम्नोलॉजी, बी पोटोमोलॉजी, सी टोपोलॉजी, डी हाइड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा निम्नोलॉजी। आपको बता दें कि निम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों और नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आपको बता दें कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर इन तीनों जगह पर वर्तमान में झूम कृषि प्रचलित है। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि कहते हैं। इस क्रिया में जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करता है। तो VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन फिर से समझिए, खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि खासी गारो मुख्यतः मेघालय राज्य में पाई जाती है। मेघालय राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 85.52% है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? ऑप्शन है महालागुर, सागरमाथा, चोमोलंगमा और खुम्बुस्ते। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है ए डार्विन, बी मेंडल, सी लेमार्क, डी डेब्रिज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मेंडल। आपको बताते कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव रखी, इसलिए इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? मनुष्य का मस्तिष्क ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। मनुष्य का दिमाग 3 भागों में विभाजित होता है, जो इस प्रकार है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, हांगकांग। बताइए कहाँ गिराया गया था? तो आपको बता दें कि पहली बार परमाणु बम ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हिरोशिमा पे गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया था। तो ये 2 शहरों पे परमाणु बम 6 अगस्त, उसके 3 दिन बाद ठीक 9 अगस्त को गिराया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है। जहाँ पे रेडियो तरंग संचरण करते हैं वो वायुमंडल स्तर कौन सा है? ऑप्शन है वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आयन मंडल। आपको बता दें कि आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। मुख्यतः यह 100 से 400 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल है, आयन मंडल कहलाता है।
रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। ये जो हम व्याख्या बताते हैं इसे आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें छुपे हुए होते हैं। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में किया जाता है। तो आयनमंडल हो गया आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, अतः वायु का प्रतिरोध उसे अधिक झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, अतः पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। जबकि पत्थर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह तेजी से नीचे गिरता है, यही इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है वॉलीबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लॉन टेनिस। स्मैश लॉन टेनिस से जुड़ा एक शब्द है। स्मैश वह शॉट होता है जो हीटर द्वारा सिर के ऊपर से सर्विस के रूप में मारा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है निर्वात ट्यूबों का, ट्रांजिस्टरों का, आईसी चिप्स का और सूक्ष्म संधारित्रों का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि निर्वात ट्यूबों का प्रयोग पहली पीढ़ी में, यानी निर्वात ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी कंप्यूटरों में। पहली पीढ़ी का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1940 से 1954 तक। उसके बाद है ट्रांजिस्टरों का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में, यानी इसका पहली पीढ़ी में, इसका द्वितीय पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी माना जाता है 1955 से 1964। आईसी चिपों का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में, यानी ये आईसी चिप जो दिख रहा है आपका, इसका प्रयोग तृतीय पीढ़ी में। इसका काल माना जाता है 1965 से 1971 तथा माइक्रो प्रोसेसर यानी सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी के काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1971 से वर्तमान में किया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एलेक्सी लियोनोव। आपको बता दें कि रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो वोस्टखोद 2 सोयूज 19 ASTB मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में कदम और वहाँ बाह्य अंतरिक्ष में 12 मिनट 9 सेकंड तक विचरण किया था। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1953, 1753, 1853। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1853। भारत में सर्वप्रथम रेल वर्ष 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाई गई, किंतु रेलवे तंत्र की एक यूनिट का राष्ट्रीयकरण वह 1951 में किया गया। भारतीय रेलवे विश्व की बृहत्तम नेटवर्क प्रणाली में शामिल है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी एक क्वेश्चन है। 1951 में किया गया। रेल कब कहाँ से कहाँ के बीच में चला? तो मुंबई से थाने के बीच में चला। तो ये सभी प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साहित्य के लिए। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश था। यहाँ पर देख लीजिए कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंपीय केंद्र, ऊपरी केंद्र, कोर केंद्र, भूकंपीय फोकस। तो भूकंप का जो उद्गम स्थल होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे भूकंपीय फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंपीय फोकस। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम होता है, उसे फोकस कहते हैं। इसे अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर भी कहा जाता है।
ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपम होता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोला जाता है। यानी जब ऊर्जा निकलती है और सबसे नज़दीक वाला जो भूमि का सतह होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वैन नील, डॉक्टर मिशेल। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और वर्ल्ड में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है और एम.एस. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? यह क्यों होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपको बता दें कि मरीचिका विभिन्न घनत्वों की वायु परतों पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। एक रेगिस्तान में दिन के समय में रेत बहुत गर्म होती है। इसके संपर्क में हवा की परत गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। हल्की हवा ऊपर उठती है और ऊपर से सघन हवा नीचे आती है। तो यही कारण है। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और